नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम उन मुद्दों को छूने की, उन मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। स्टूडियो में आमंत्रित मेहमानों के साथ विचार विमर्श करते हैं जो जनहित के मुद्दे होते हैं। और जनहित के मुद्दे, सरकार जो है जनता के हितों के लिए जो काम करती है उसी में जनहित जुड़ा हुआ होता है। तो इसी प्रकार का एक मुद्दा आज हम चर्चा में सम्मिलित करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी और एडवोकेट भूपेश उपाध्याय जी। मैं तीनों का साधना न्यूज़ में स्वागत करता हूं। और आज का जो मुद्दा है, सरकार ने एक नई व्यवस्था जनहित में लागू की है, वो है EFIR। अभी तक पुलिस विभाग में FIR दर्ज कराने के लिए और जानकारी देने के लिए, रिपोर्ट आदि करने के लिए थाने में जाना पड़ता था। और उसमें दिक्कत ये आती थी, कई बार थाने बदल जाते थे। इस थाने का मामला नहीं है, उस थाने का मामला है, आप उसमें जाइए। और ये जो बड़े प्रकरण हैं उनकी बात अलग है, लेकिन छोटे छोटे प्रकरणों में जो आम जनता है वो बहुत प्रभावित होती थी और परेशान होती थी। तो उसके लिए एक सुविधा की है सरकार ने, EFIR। वो EFIR आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं और कंप्यूटर से कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहता हूं वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी से। अवस्थी जी, ये जो नई एक व्यवस्था सरकार ने लागू की है, इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं आप? जनता का इसमें कितना हित होगा? बिल्कुल राजन जी, दरअसल स्वागत योग्य कदम है ये मध्य प्रदेश पुलिस का। और खास करके चूँकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल लगभग सभी विभागों में बढ़ा है, उसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस में भी जो है IT सेक्टर में काफ़ी तरक्की की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी कुछ दिन पहले पिछले साल जो एक आदेश दिया था, उसमें देश के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाए जाने थे। मध्य प्रदेश में भी उस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। और न केवल थाने बल्कि पुलिस चौकियों को भी इस सर्विलांस व्यवस्था से जोड़ा गया है। तो उसी में एक अगली कड़ी में ये जो EFIR की सुविधा आम जनता को दी गई है कि कई बार होता ये कि लोग थाने जाने से हिचकते हैं, क्योंकि इसमें कई पहलू हैं। पुलिस का भी व्यवहार भी, निचले स्तर के जो पुलिस कर्मचारी उनका व्यवहार भी एक बहुत अधिक इस मामले में रखता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सुविधा शुरू हुई है, इससे निश्चित तौर पर जो पीड़ित हैं उसे एक सहायता मिलेगी। लेकिन कुछ तकनीकी पहलू भी हैं राजन जी इसमें, कि जो कई बार होता ये भी कि कई लोग गलत रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं। तो होता यह है कि जब भौतिक तौर पर इस तरह की शिकायतें पहुंचती तो विवेचक जो है पहले उसका परीक्षण करता है। और देखा यह गया कि कई बार जब झूठी शिकायतें होती तो उन्हें उनका खात्मा भी तत्काल लगाया जाता है, क्योंकि एक बार अगर FIR दर्ज हो गई तो फिर उसको आप खारिज नहीं कर सकते, फिर वो न्यायालय से ही उसमें खात्मा लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो अभी जो EFIR की व्यवस्था जो की गई है, मुझे लगता है कि शायद ये सूचनात्मक एक सुविधा है कि अगर किसी के साथ कोई छोटा अपराध घटित होता है तो वो व्यक्ति थाने में सूचना दे, ताकि तत्कालिक तौर पर उसको एक राहत मिल सके, पुलिस की सुरक्षा उसे मिल सके। उसमें ये काफ़ी कारगर साबित होगी राजन जी। बिल्कुल सही आपने कहा। अब कल्पना जी, आपने रवि जी की बात आपने सुनी है पूरी। इस मामले में पहल हुई है छतरपुर के यहाँ से एक EFIR हुई भी है। अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है और हम मानते हैं
ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि इसका दायरा बढ़ेगा और धीरे धीरे लोग इसको अडॉप्ट करने लगेंगे। शुरुआती दौर में हर कोई नई चीज़ रहती है तो उसमें कई प्रकार के व्यवधान और कई प्रकार की समझ की कमी की वजह से कई परेशानियां आती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ फिर एडाप्ट होने लग जाती है। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? देखिए, जैसे कि अगर एफआईआर की फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो उसका अर्थ ही ये निकलता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दी जाती है, जो जानकारी कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता है या जिसके साथ जो अपराध घटित हुआ वो थाने तक देता है, उसको हम अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये है। उसी बेस पे ये एक लोगों को जानकारी देने के लिए कि वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, उसका एक माध्यम बनाया EFIR, जिसके थ्रू आप अपनी शिकायत पुलिस प्रशासन को दे सकते हैं और जो संबंधित थाना होगा वो उसकी जांच करेगा। जांच करके जो भी निष्कर्ष सामने आता है, देखिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ इतनी आती है कि अगर इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह लिया जाए, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की तरह लिया जाए, वहाँ तक ठीक है, उसके बाद विवेचना की जाए, फिर जो पीड़ित है या जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसमें जानकारी इकट्ठे करके तब उसकी आगे कार्रवाई की जाए। लेकिन यदि एफआईआर का अर्थ यहाँ पे उसी तरह से लिया जाता है कि किसी के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है और वो फिर न्यायालय से ही कटेगी, तो ये कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत जरूर आ सकती है, क्योंकि कहीं भी कोई भी व्यक्ति बैठकर किसी के भी खिलाफ एफआईआर, जैसे अभी बहुत सारे हमारे यहाँ कानून बने जिनका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, तो ये आने वाला समय बताएगा कि इसका इस्तेमाल जनता किस तरह से करती है। दहेज को लेकर के या अन्य भी रेप केसेस थे जिनको लेकर के बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी थी, जिसमें आप कॉल के थ्रू अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे, बिना जानकारी दिए, आपकी जानकारी साझा बिना किए आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाया करती थी, वो सारी चीजें थी। लेकिन उसका मिसयूज किस तरह से किया गया, जिसके तहत कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था थी उसमें भी काफ़ी हमने देखा कि खामियां रही, जिसकी वजह से लोग शिकायत करने से डरने लगे। दूसरा, कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत करता है तो फिर लचर कानून व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं आड़े आ जाती हैं। तो ये वाला समय, आने वाला समय बताएगा कि उस एफआईआर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। पुलिस, हाँ, ये बात सच है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति क्योंकि इसमें ज़्यादातर छोटे मामले होते हैं, चोरी की शिकायतें होती हैं, अपने आसपास छोटी मोटी जो शिकायतें हैं उस तरह की, वाहन चोरी, इस तरह की शिकायतों पर जाकर आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े मामले होंगे उसमें आज भी यही है कि आपको थाने जाना पड़ेगा, अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो अभी इसमें देखिए, क्योंकि शुरुआत हुई है, उसको किस तरह से उसका इम्प्लीमेंट होगा ये आने वाला समय बताएगा। कानून जी, बिल्कुल। एडवोकेट भूपेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप कानून के ज्ञाता हैं, आप इस प्रकार के प्रकरणों से रोज रूबरू होते हैं, तो जो एफआईआर जो दर्ज हुई है, EFIR की जो प्रथा चालू करी है अभी, और एक प्रायोगिक तौर पर ये शुरुआत हुई है, छतरपुर से इसका शुरुआत भी हो चुकी है एक, तो आगे इसके भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या इसके फायदे जनता को मिल सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश शासन का ये जो निर्णय है ये काफी स्वागत योग्य है। कई मामलों में फरियादी पक्ष कभी घटना होने के बाद तत्काल थाने नहीं पहुंच सकता, कहीं दूर दराज है, तो प्रायोगिक तौर पर सरकार ने व्यवस्था करी है। कई राज्यों में भी व्यवस्थाएं प्रारंभ की जा रही है, तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है, जिससे कि अपराध अगर कोई हो रहा है तो कम से कम थाने में उसको संज्ञान में आ सके। ज्यादातर साइबर से संबंधित मामले या ठगी से संबंधित मामले जो होते हैं, इन मामलों में प्रारंभिक रूप से पहले जांच की आवश्यकता पड़ती है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो EFIR के पहले उसमें कुछ उन्होंने जांच का भी प्रोविजन रखा है, जो नहीं रखा है, और कौन कौन से मामलों में EFIR को लागू करते हैं, किन किन मामलों में लागू करते हैं, ये सब आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन शासन का जो जनता को सुविधा देने की दृष्टि से निर्णय स्वागत जी, शासन का निर्णय स्वागत योग्य है। वैसे अवस्थी जी, मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं,
वो आम जनता की सुविधाओं के लिए हर समय कोई न कोई नई ऐसी चीज़ सोचते रहते हैं कि जिससे जनता की सुविधा बढ़ सके। इसी प्रकार का सोच ये EFIR में समझ में आता है, लेकिन इसके कई दुरुपयोग तो नहीं होंगे कि कोई झूठी FIR करने लग जाए या कोई इस प्रकार से तो कोई संभावना इसकी नज़र आती है या नहीं आती है? देखिए राजन जी, हालांकि ये वक्त की ज़रूरत है और उच्चतम न्यायालय भी जो है इस दिशा में दिशा निर्देश देते रहा है समय समय पर। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि सारे थानों में CCTV लगाने के आदेश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ही जारी किए थे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने उस दिशा में गंभीर पहल करी है और काफ़ी पैसा अभी पिछली कैबिनेट बैठक जो पिछले महीने जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के जो 1117 थाने हैं और मतलब उसको सभी में डिजिटलाइजेशन करने के लिए CCTV कैमरे प्लस दूसरी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो लगाने के लिए प्रावधान किया गया है। एक बड़ी राशि भी इस बजट में दी गई है इसके लिए। तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि हालांकि ये देखिए राजनीति वक्त की ज़रूरत है कि जिस तरीके से अपराध के पैटर्न चेंज हो रहा है, आज देखिए साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को भी उतना ही मुस्तैद होना पड़ेगा, उतना ही अपडेट होना पड़ेगा। अभी देखा ये गया है कि और जो यंग जनरेशन जो नई पुलिस सेवा में आ रही है, निश्चित तौर पर वो काफ़ी ब्रिलियंट है इस दिशा में, खास करके IT सेक्टर के मामले में। और कई थानों में देखेंगे कि आप बहुत तेज़ी के साथ मामलों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। खास करके साइबर क्राइम के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की जो उपलब्धियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। काफ़ी कई गंभीर मामले न केवल मध्य प्रदेश बल्कि इंटर स्टेट जो क्राइम हुआ है उसमें भी मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने काफ़ी बड़ी सफलताएं हासिल करी है। तो निश्चित तौर पर ये वक्त के साथ जो अपने आप को पुलिस ने अपडेट किया है ये उसी दिशा में एक कदम है। जहाँ तक इस तरह की FIR की जो मिसयूज़ का अगर मामला है तो निश्चय मुझे नहीं लगता कि इसकी पहले विवेचना होगी, वो विवेचना के बाद ही उसे अगली कड़ी में, चूंकि ये सूचनात्मक हो सकता है लेकिन उसको बिना उसकी जांच पड़ताल किए, बिना विवेचना किए जो है उसे धाराओं में उसके दायरे में लाया जाए तो ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद ही उसको धाराएं उसमें जोड़ी जाएंगी। ताकि क्योंकि इस तरह के मामले आप पुलिस को अदालत में पेश करने पड़ते हैं और अदालत में जब पुलिस को वहाँ पर ये साबित करना पड़ता है कि जो उसने मामला दर्ज किया है वो किस हद तक सही है, तो ऐसे स्थिति में निश्चित तौर पर ये FIR में एक सूचनात्मक सुविधा हो सकती है। और जहाँ तक विवेचना की बात है तो देखिए इसमें दो तरह के फायदे होंगे। अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है निश्चित तौर पर इसमें फरियादी पक्ष को फायदा होगा, क्योंकि कई बार राजनीति देखा यह गया है कि विवेचक भी आरोपी के साथ मिली भगत करके और काफ़ी बड़ी गड़बड़ी करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं एक CID ऑफिस में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास बैठा हुआ था तो एक मामला आया, ग्वालियर संभाग से जुड़ा हुआ था। वहाँ पर जो विवेचक था, क्योंकि वो मामला CID को सौंप दिया गया था, इसलिए उन्होंने वहाँ से संबंधित थानेदार को बुला के उनसे पूछताछ की। तो वो विवेचना में ये मालूम चला कि अगर एक ही FIR में हत्या के एक मामले में उसमें एक जगह लिखा गया था कि कुदाली से हत्या की गई, दूसरे पेज पर लिखा था कि संभल मारकर हत्या की गई। तो वरिष्ठ अधिकारी ने विवेचक को डांटा कि भाई आप ये बताओ कि आपने क्या दे इसमें लिखा। तो इस तरह के मामले अगर जब अदालतों में पहुंचते हैं जिसमें विरोधाभासी पुलिस की विवेचना अगर विरोधाभासी हो तो निश्चित तौर पर ऐसे मामले अदालत में ठहर नहीं पाते और उसका फायदा आरोपी पक्ष को मिलता है। तो FIR में होने की अगर सुविधा बढ़ती है निश्चित तौर पर, तो अगर ये ऑनलाइन सुविधा रहती है तो इससे निश्चित तौर पर पारदर्शिता बढ़ेगी और ऐसे में आने वाले समय में फरियादी पक्ष को भी उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, फरियादी को इसका लाभ मिलेगा। कल्पना जी, अभी हम देखते हैं अभी FIR जो है ये जनता की सुविधा के लिए है। अभी एक और आदेश पुलिस विभाग का निकला है कि ये जो वाहन आते जाते पुलिस के कर्मचारी रोक करके और उनको कागजात की जांच इत्यादि करा करते थे और उसके कारण ट्रैफिक जो है वो रुक जाता था और कई जगह जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसको कैसे देखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले मैं हरियाणा और चंडीगढ़ काफ़ी लंबे समय तक रही।
चंडीगढ़ की मैंने जो कानून व्यवस्था देखी इन्हीं चीज़ों से संबंधित, कि आप नियम का पालन इसलिए नहीं करते कि आपको पुलिस का डर है, आप इसलिए करते हैं कि आपको अपने जीवन, आपको सरकार की जो नीतियां हैं उनका पालन करना होता है। आप मास्क ज़रूर लगाते हैं, आप अपनी जो कांच है, अपनी कार के कांच पे फिल्म नहीं लगाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप लाइन क्रॉस, अगर कहीं ट्रैफिक सिग्नल है, आप उसको क्रॉस खुद ही नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित नहीं होता और अच्छे से चलता है। लेकिन अगर हम अपने ही मध्य प्रदेश की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, मास्क हमसे दूर हैं। हम बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल का, हम 2 मिनट छोड़िए, हम 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल सारे नियम तोड़ के हम अपनी कार आगे ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जब ये कहती है कि देखिए, पहल ज़रूर प्रशासन की बहुत अच्छी है, जिसमें कहा गया कि आप रोक करके उनके कागज़ इस तरह से चेक नहीं करेंगे जिससे आवागमन में कोई परेशानी हो। लेकिन उसके साथ साथ जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि वो कम से कम उन नियमों का, जो सरकार द्वारा पहले से गाइडलाइन तय की गई है, आवागमन की जो साधन है, हमारे व्हीकल्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी नियम हैं, उसका पालन हम लोग खुद भी करें। लेकिन समस्या सिर्फ ये आती है कि यदि सरकार पर मतलब पुलिस को हम किसी तरह से इन सारी चीज़ों के लिए रोकते हैं, तो उसके लिए हमारी अपनी जनता की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है। तो हम उसको अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से पूरा करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं, ये चीज़ भी उसमें ज़रूर गाइड कर ली जाए। और सर, जिस तरह से FIR की अभी बात हो रही थी, इसमें एक जो प्लस पॉइंट जा रहा था, जो शायद मैं कहना भूल गई थी, कि अब तक क्या होता था, जो पीड़ित व्यक्ति है या जिसके साथ कोई अपराध घटित हुआ, नॉर्मली वो ही FIR दर्ज कराता था या वो ही अपनी शिकायतें दर्ज कराता था। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये आती है कि यदि मैंने कोई ऐसा अपराध अपनी आंखों के सामने घटित देखा जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था या मेरे सामने से वो घटित हुआ, तो भी मैं जाकर के FIR के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हूँ कि फलाना व्यक्ति के साथ फलाना तरह का कोई अपराध मेरी आंखों के सामने हुआ, और उसमें मेरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और उसके बाद जो विवेचनाएं होगी, जो चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ये जो एक पहलू है, इसको लेकर, क्योंकि डर की वजह से जिन लोगों के सामने कोई घटना घटित होती थी वो भी सामने नहीं आते थे। तो ऐसी जब स्थितियां होंगी तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो पीड़ित व्यक्ति है या जो जिसकी के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते थे, आज उनके लिए हर एक व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाने के लिए आगे आएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। और अभी हम वाहन की जिस तरह से बात कर रहे हैं सर, इसकी कहीं ना कहीं फ़ायदे हैं तो इनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब रास्ते में आपको गाड़ी रोकेंगे नहीं, आपकी गाड़ी अवैध रूप से उसमें तस्करी की जा रही है, क्या की जा रही है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की कोई भी गाड़ी रैंडमली जब रोकने की आपको छूट नहीं है, तो कैसे आप उस चीज़ को रोक करके इंक्वायरी कर सकते हैं। जनता के बीच में डर बहुत ज़रूरी है, जिसके बेस पे जब वो रोड पे निकले तो उसको प्रशासन का जब तक डर नहीं होगा, तो जो नियम से चल रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको इस सुविधा का लाभ उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो आराम से इस सुविधा का लाभ उठाएंगे, क्योंकि रोकना तो बीच में उनको है नहीं है। ठीक है, उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं मैं। जी। मसला जो है ये है कि इसका कानून जो बना है अभी, ये FIR के लिए जो सुविधा दी है, इसका कहीं लोग गलत उपयोग तो नहीं करने लग जाएंगे, क्योंकि जो एक बार FIR हो गई तो आप जानते हैं, आप को इस चीज़ का संज्ञान है, नॉलेज है आपका, कि एक बार जो FIR हो गई तो वो फिर न्यायालय में जाकर के ही समाप्त होगी। FIR जो है वो बीच में कट नहीं सकती, न्यायालय ही जाना पड़ेगा। तो यदि FIR में किसी ने FIR कोई की है और कोई गलत FIR हो गई है या कर दी गई है, तो ऐसे प्रकरणों में क्या स्थिति निर्मित होगी? देखिए, अभी ये जो शासन का आपने जो बताया वो मैंने उस आदेश का अवलोकन नहीं किया है, और इसलिए ज़्यादा इस समय अभी बताने की स्थिति में नहीं होगी किन मामलों में FIR के आदेश किए गए हैं। बहुत छोटे हल्के फुल्के मामले होंगे शायद जिनमें ये FIR का प्रोविजन किया गया होगा। जो गंभीर अपराध हैं जिनमें 7 वर्ष या 10 वर्ष ज़्यादा का कारावास है, उन स्थितियों में अभी चूंकि मैंने अवलोकन नहीं करा है वो आदेश का, इसलिए इस
स्थिति इतनी स्पष्ट मैं नहीं बता सकता। रही बात जो कि FIR के संबंध में, तो पुलिस अमूमन अगर आप ये FIR के अतिरिक्त बिना भी अगर थाने भी जाएं किसी मामले में, जी तो पुलिस को यदि लगता है कि फौरी तौर पर किसी के साथ कोई अपराध हुआ है, तो मारपीट का मामला है, लूट का है, तो अगर कोई संदेहास्पद पुलिस को मामला लगता है तो पुलिस पहले उसकी प्रारंभिक जांच करती है ना। जांच उपरांत ही FIR दर्ज करती है। तो हो सकता है ये FIR में भी ऐसा कोई प्रोविजन किया गया हो कि अगर कोई FIR करता है तो पहले उसकी वो जांच करेंगे और जांच के बाद ही समुचित धाराओं में प्रकरण दर्ज करेंगे। क्योंकि ये तो स्थिति स्पष्ट है कि अगर FIR दर्ज हो गई तो वो 2 स्थितियों में कटती है, या तो उसमें खात्मा लगता है या न्यायालय उसको खत्म करता है। रही बात यदि कोई व्यक्ति गलत FIR करता है, वो कानून में आज भी प्रावधान है, उसके ऊपर उल्टा आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे मामले रियल स्थिति में भी आते हैं, व्यवहारिकता में भी आते हैं। जब उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसको चेक एंड बैलेंस करने की क्या व्यवस्था बनाई गई है। एक बात जरूर है कि मध्य प्रदेश जो बृहद राज्य है उसमें क्योंकि क्या पता कितने लोगों को कंप्यूटर या अपना ये जो मोबाइल वगैरह, ई-मोबाइल वगैरह कितने लोग यूज करते हैं, इसका कितना वो लाभ पहुंचा पाएंगे। तो शासन को पहले एक जागरण अभियान भी चलाना चाहिए पुलिस विभाग को, और जनता को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि अमूमन दूर दराज के इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, लोगों के पास वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो ये मेट्रोपोलिटन जो सिटीज है वहीं ये व्यवस्था शायद कारगर सिद्ध हो पाएगी। किंतु फिर भी जैसा भी हो, अपराध को रोकने के लिए शासन का प्रयास है वो अच्छा है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए एक प्रशिक्षण अभियान भी जरूरी है। आम आदमी जब वो सुविधा दी है सरकार ने या पुलिस ने, जो ये सुविधा दी है कि FIR करना है, तो FIR किस प्रकार से करना है इसका लोगों को जानकारी होना जरूरी है। अब वो जानकारी किस माध्यम से, किस तरीके से देना है सरकार को, ये सरकार को सोचने का विषय है। दूसरा, इसमें हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से FIR होने के बाद पुलिस विवेचना करती है, हर चीज की जांच करती है, उसी प्रकार से FIR होने पर भी उसी जांच करेगी। जी, FIR में मैंने बताया ना आपको, पढ़ा नहीं है चूंकि, लेकिन उसमें ऐसा कुछ व्यवस्था होगी कि FIR की भी एक प्रारंभिक जांच होगी, है ना जी। वो आदेश आप मुझे उपलब्ध करा देना, तो फिर मुझको देख के ज्यादा स्पष्ट बता पाऊंगा। क्योंकि उसमें भी ये व्यवस्था होगी कि उसकी प्रारंभिक पुलिस, वो तो CRPC वगैरह में ही उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस किसी भी अपराध का अगर उसको लगता है, संदेहास्पद लगता है, अगर लग गया है भाई किसी के साथ दिखा कि सर फूटा है, सामने वाले को ऐसी चोट आई है, वो तो FIR दर्ज करेंगे ही। लेकिन कहीं कोई चोरी का मामला है या कोई लूट का मामला है, नकबजनी का मामला है, ये साइबर का मामला है या दहेज से संबंधित मामले हैं, जिनमें लग रहा है पुलिस को, पुलिस के जो विवेचक लोग होते हैं वो भली बात इस बात को जान जाते हैं मामला किस तरह का है। तो जहां उनको थोड़ा सा संदेह प्रतीत होता है, तो उसमें आज भी वो प्रावधान है, दंड प्रक्रिया संहिता 154 के पूर्व भी पुलिस जांच करती है। तो अगर उसको लगता है, कई मामलों में आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट में थाना कमला नगर में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें एक आरोपी महिला पहुंच गई थी सोने के सिक्के वगैरह, और बाद में पुलिस ने CCTV कैमरे से जांच करी तो झूठा पाया गया, उनका कोई व्यक्तिगत लेन देन था जी। तो पुलिस ने फिर उस महिला के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा। तो ये हम प्राय अक्सर पढ़ने में आता रहता है अखबारों में कि कई मामलों में झूठा फंसाने की नीति से भी दर्ज कराए जाते हैं। अब FIR में भी उसका कुछ एक जांच का एक रखा होगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर, कि पुलिस को जहाँ संदेह होगा पुलिस वहाँ जांच करेगी, और जहाँ स्पष्ट होगा कि अपराध हुआ है तत्काल FIR करेगी जी। जहाँ संदेह होगा वहाँ अवश्य जांच करेगी पुलिस। वैसे भी जांच जो FIR या FIR है उसकी जांच के बाद ही अगली कार्रवाई होती है, और फिर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है, और दोनों पक्ष जो है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपनी बात रखते हैं। न्याय उसके बाद ही कुछ न्याय हो पाता है, और उस प्रताड़ित व्यक्ति को वहाँ से लाभ मिलता है।
अवस्थी जी और कल्पना जी, आपसे एक एक मिनट में मैं आखिरी में आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। समय का अभाव है, तो ये पहल अच्छी है शासन की ओर से। अब इसके आगे क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव होते हैं, ये सामने आएंगे। क्या विचार है आपका? देखिए राजन जी, बिल्कुल अभी कल्पना जी ने जो बात कही थी, सिविक सेंस की बात कही थी, तो अगर उत्तर भारत में के राज्यों में देखा जाए तो निश्चित तौर पर इसमें कमी है और तुलनात्मक दृष्टि से उनमें मध्य प्रदेश भी एक है और एक अच्छी पहल राज्य सरकार की तरफ से की गई है। एक बात और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, समाज में एक आम पुलिस की जो छवि जिस तरीके की बनी है, उस छवि में ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार, लोग अगर झिझकते हैं, डरते हैं, अगर एक बार आप समय अपना देंगे, वहाँ पर जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आया है। देखा यह गया है कि लोग पत्रकारों से पुलिस की ज़रूरत तो महसूस करते हैं, लेकिन उनसे जब काम नहीं होता तब उस समय उनसे तालमेल नहीं रखते हैं, संवाद नहीं रखते, तो ये स्थिति भी गलत है। ऐसा नहीं है, पुलिस थानों में भी आज पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार में काफ़ी कुछ अंतर आया है। एक बार अगर आप उनसे जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो जो झिझक है वो आपको खत्म करनी पड़ेगी, जो डर है वो आपको खत्म करना पड़ेगा। कल्पना जी। जी, डर के साथ साथ पुलिस की जिम्मेदारी ये भी है। ये सच है कि अगर आप पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो सुनती है बातें, क्योंकि वो भी जानती है कि वो पहली बारी किसी से मिलके काफ़ी हद तक एनालिसिस कर लेती है, क्योंकि दिन भर उनका यही काम होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अब तक साइबर क्राइम में जितने भी केसेस जाते हैं, जो ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं या जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं, उस पर कार्रवाई बहुत धीमी गति से की जाती है। तो उसके साथ साथ प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो केस को कितने दिन के अंदर सुलझाएगी। जो व्यक्ति ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करता है, चाहे वो साइबर क्राइम की मैं बात कर लूँ, क्योंकि अब तक सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के ही ऑनलाइन आवेदन जाते थे, उसको लेकर के प्रशासन मुझे उतना मुस्तैद नज़र नहीं आया जिस तरह से उनको काम करना चाहिए। लंबित मामले बहुत ज़्यादा हैं, उसको कार्रवाई करे ताकि लोगों का विश्वास बढ़े FIR के थ्रू, ताकि वो अपनी शिकायतें दर्ज करने में हिचके नहीं सामने आए, क्योंकि उनको उम्मीद जगे कि अगर हम कोई शिकायत करते हैं तो उसकी विवेचना की जाती है और उस पर काम किया जाता है। बिल्कुल, अपराधियों में भय व्याप्त हो और आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये पुलिस का जो है रवैया यदि रहता है तो मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो निश्चित रूप से और इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ये काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का शासन इस चीज़ को समझ रहा है। अब हमको आज का पब्लिक एजेंडा जो है वो समाप्त करने की आज्ञा दीजिए और बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ, देखते रहिए अगले कार्यक्रम। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।